से पहले क्लास जो की थी हमने, तो उसमें एक मसला आ रहा था सर। जो मैक्सिमम जी होता है सर, उसके मतलब अच्छा हम अच्छा, तो ठीक है, दो। आपने आपने क्वेश्चन पूछा था, चलें यस आज सर, यस। सेशन के एंड पे उसको एड्रेस कर लूंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो वलीद आप ही बताइएगा, अभी जो हमारे पास सामने सोल्यूशन है, मैं आपकी हेल्प करूंगा अगर आपको नहीं पता चला। इस वक्त हम सोल्यूशन पता किसको कहेंगे? ये जो टेबल आपके सामने नजर आ रहा है, ये है जितने भी वेरिएबल्स, टोटल इस सिस्टम के वेरिएबल्स हैं, उन सब की कोई ना कोई वैल्यू है। तो यस हम सर। उन की अगर वैल्यू बता दें वन बाय वन, तो हम कहेंगे ये इस वक्त करंट जो आइट्रेशन है, ये इसका सोल्यूशन है। और वेरिएबल टोटल आपको नजर आ रहे हैं, x1 x2 s1 6 है s2 सर। s। तो इन सब की जो वैल्यू के साथ जब हम इसको बताएंगे कि इनकी वैल्यूज ये हैं, तो उसको हम कहेंगे ये है स्टार्टिंग सोल्यूशन। तो बताइए इस लेवल पे x1 की वैल्यू क्या है इस फर्स्ट आइट्रेशन? सर S3 पर सर। नहीं, x1, सब वेरिएबल की बारी बारी बताने। तो अभी फर्स्ट वेरिएबल मैंने कहा है x1, इसकी -5 सर। नहीं, अभी देखें, आपने एक सर x1 की ना, ये -5, ये -5 इसकी सोल्यूशन वैल्यू नहीं है, बल्कि ये कोएफिशिएंट है x1 का ये z इक्वल x1 की वैल्यू 0 है सर। 0। गुड, इसका मतलब है ये जो -5 है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ x1 इन z रो, माइंड यस में सर, क्लिक। कोएफिशिएंट। तो x1 0 कैसे पता चला आपको x1 0 है? सर क्योंकि ये जो है ये नॉन बेसिक है सर। वेरी नॉन गुड, बेसिक इस हाँ, बेसिक में नहीं है सर, हमें नज़र नहीं आ रहा, तो बिल्कुल, इसलिए हमें पता चल हाँ रहा है कि x1 की वैल्यू 0 है। बिल्कुल, आप सही पहुंचे। इधर जो मिसिंग है वो नॉन बेसिक है। तो x1 0, x2 की क्या वैल्यू है? 0 सर। 0, s1 S1 6 सर। नो, s1, s1 के सामने क्या लिखा हुआ है? 24 सर। सोल्यूशन में सर 24, हमने वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी सर। हाँ, s1 24, यस सर। s2 6 s2 सर। s3 1 सर। s4 2। ये 2 आपका सर। ये आपका स्टार्टिंग सोल्यूशन हुआ। तो अब यस जब सर। आइट्रेशन आपके सामने हो, तो आप उस वक्त करंटली जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं, उनको एक ग्रुप बना के जब आप बताओगे, तो ये कहोगे ये है स्टार्टिंग सोल्यूशन। अगर मुझसे आप पूछें स्टार्टिंग सोल्यूशन क्या है, तो मैं इस तरह से आंसर करूंगा, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0। मुझे कैसे पता चला? ये इधर नहीं है। यस और सर। S1 इक्वल टू 25 4 नजर आ रहा है, S2 इक्वल टू 6, S3 इक्वल टू 1, S4 इक्वल टू 6 2। ये आपका स्टार्टिंग सोल्यूशन है। यस अगर सर। मैं सर स्टार्टिंग सोल्यूशन में सर निगेटिव वैल्यू सर हमारे पास नहीं आ सकती। ये सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स मेथड में नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती, ये इसकी। ओके सर। अच्छा, अब आपकी इस आइट्रेशन में z की ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना z, उसकी वैल्यू क्या है? z इक्वल टू ऑब्जेक्टिव है 0। 0। देखें, ये नजर आ रहा है, ये z, 0। ये सोल्यूशन वैल्यू में उसकी वैल्यू नजर आ रही है। तो यस अगर सर। मैं इसको आंसर करना चाहूं, मैं कहूंगा सोल्यूशन है x1 0, x2 0, s1 24, s2 6, s3 1, s4 2। ये सोल्यूशन है। और z ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या है z की? वो है z इक्वल टू 0। तो ये 0। तो आपको पता चल गया आंसर। और हमारा कंसर्न वैसे पता किन के साथ है? हमारे मॉडल के जो वेरिएबल्स हैं, जिनको डिसीजन वेरिएबल्स कहते हैं, वो है x1 x2, जिनको हमने शुरू में सिंप्लेक्स मेथड ने हमें फोर्स किया कि इनको 0 लेके चले। और ये मैं इसी प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व किया। मैं साथ साथ ग्राफ भी दिखाता हूं आपको कि ये फर्स्ट आइट्रेशन ग्राफ में क्या थी। ये ग्राफ नजर आ रहा है स्क्रीन पे? यस सर, आ रहा यस है। सर, आ रहा है। अभी देखें, अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद मैं आपसे कहता हूं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढें, आप क्या करते हो? इन सारे पॉइंट्स को z में वन बाय वन पुट करके जो मैक्सिमम z होती है, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता देते हो। तो उस केस में ये था 3,1.5, राइट? ऐसे ही था ना? यस यस सर। सर। हाँ। अब ये तो था एक मेथड जिसमें सारे पॉइंट्स को आप
1/1 z में पुट करते थे। सिंप्लेक्स मेथड असल में ज्यादा एफिशिएंट है। सिंप्लेक्स मेथड क्या कहता है, सारे कॉर्नर पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, स्टार्ट पे ओरिजिन से स्टार्ट लो और फिर आप ऑप्टिमल तक पहुंच सकते हो। अभी देखो ओरिजिन क्या है, 0 0, और इस वक्त ये ग्राफ किन वेरिएबल्स का है, x1 x2 का ग्राफ है, और जो s1 s2 s3 s4 है वो हिडन है, वो नजर नहीं आ रही क्योंकि ग्राफ एक्चुअल x1 और x2 का है। तो हम देखें, हाँ, अगर मैं इसके ऊपर सिंप्लेक्स मेथड से आंसर लेना चाहूं, सिंप्लेक्स मेथड से, तो मैं कहूंगा, ये पॉइंटर आ नहीं रहा, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करता हूँ, पॉइंटर मूव नहीं कर रहा है, एक मिनट, हाँ आ गया। अभी देखें, मैं अगर इसके अभी आपने सिंप्लेक्स मेथड नहीं लगाया जो आपने क्विज में भी क्वेश्चन किया होगा और असाइनमेंट में भी, लेकिन मैं इसको सिंप्लेक्स मेथड लगाने के बाद आपको बताता हूँ। ये पॉइंटर स्क्रीन से हट जाता है जी। अब ओरिजिन से स्टार्ट लेना है। फर्स्ट आइट्रेशन क्या शो कर रही थी, ये देख सकते हैं आप, देखें x1 क्या है इसमें 0 और x2 0 है। तो मैंने कहा था असल में वेरिएबल्स यही होते हैं मॉडल के। तो इन दोनों में हमने बाई फोर्स जब इनको नॉन बेसिक बनाया तो ये 0 वैल्यूज हैं। तो कहने का मतलब है ग्राफ में हम इसको देख सकते हैं कि ये फर्स्ट आइट्रेशन ओरिजिन को शो कर रही है। अगर हम देख लें कि इसके ऊपर सिंप्लेक्स मेथड लगाने और ये ओरिजिन है, तो अब या तो ये इस पॉइंट को जाके कैलकुलेट करेगा या इस पॉइंट को कैलकुलेट करेगा। तो आपका ऑप्टिमल आपने देख लिया हुआ ये है। अगर मैं इधर से करूं, फर्स्ट आइट्रेशन में अगली आइट्रेशन करूं और इधर जाऊं, तो आप देखें आप बिल्कुल ऑप्टिमल सॉल्यूशन के पास पहुंच गए। तो एक आइट्रेशन में ये कॉर्नर पॉइंट होगा, दूसरी आइट्रेशन में आपको आंसर मिल जाएगा। आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। तो सिंप्लेक्स मेथड ने इसको एफिशिएंट कैसे किया, वो ओरिजिन से उसी डायरेक्शन में नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट वो कैलकुलेट करेगा जो करीब होगा आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन के। तो इसमें अगला सॉल्यूशन ये होगा, ये अगली आइट्रेशन, और फिर इस आइट्रेशन से ये आइट्रेशन होगी। जैसे ये आंसर आएगा, आपको टेबल मेथड जो अभी हम करने लगे हैं खुद गाइड करेगा कि अब आपने स्टॉप कर देना है, आपने ये पॉइंट्स देखे भी नहीं है अभी। और अगर आप इस डायरेक्शन में जाते तो ये फर्स्ट आइट्रेशन थी 0 0, सेकेंड आइट्रेशन में ये आना था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आइट्रेशन में आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलना था। जबकि इस डायरेक्शन में अगर जाएं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अटेम्प्ट पे आपको ये मिल रहा है। तो देखें सिंप्लेक्स मेथड एक तो ये है कि इनके कॉर्नर्स के अलोंग चलेगा और आपको आसानी से वो आंसर तक ले जाएगा। अब मैं सिंप्लेक्स मेथड इधर स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को बता चुका हूं कि ये ग्राफ पेपर में कॉर्नर पॉइंट्स कैलकुलेट करेगा। अभी हमने फर्स्ट आइट्रेशन में हमारा कॉर्नर पॉइंट है x1 0 x2 0, वो कि ये वैल्यूज भी आप साथ बता सकते हो, लेकिन डिसीजन वेरिएबल्स यही है। अच्छा, ये तो था डिसीजन वेरिएबल और ये है स्लैक वेरिएबल्स। लेकिन इस वक्त करंटली ये जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं ये नॉन बेसिक है क्योंकि बेसिक सेक्शन में नहीं है, और ये जो स्लैक वेरिएबल्स हैं ये इस लेवल पे इनको बेसिक वेरिएबल्स कहेंगे। तो ये बेसिक और नॉन बेसिक तो डिपेंड करता है, उनकी वैल्यूज को देख के कहेंगे ये बेसिक है या नहीं बेसिक। ये स्लैक वेरिएबल्स हैं। अगर इनके नेम, क्लास नेम की बात करें, ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं। क्योंकि ये डिसीजन वेरिएबल इस वक्त इस सेक्शन में नहीं है, इसलिए डिसीजन वेरिएबल्स x1 और x2 नॉन बेसिक हैं, और जो इधर इस सेक्शन में है वो आपके बेसिक वेरिएबल्स। अब स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये है कि हमने देखना है कि क्या ये हमारा सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन जो स्टार्टिंग है ये ऑप्टिमल है या नहीं। ऑप्टिमल, जाहिर है ऑप्टिमल सोल्यूशन ही ढूंढ रहे हैं, तो ऑप्टिमलिटी के लिए क्या टेस्ट लगाएंगे, ऑप्टिमलिटी के लिए टेस्ट होगा इस वक्त आपके, हमने देखना है कि क्या हमारा स्टार्टिंग सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। और ऑप्टिमम की डेफिनेशन क्या है, ऑप्टिमम इज रीच्ड at the iteration where all the zero coefficients, ये coefficients है of non basic variables, यानी सिर्फ non basic variables के coefficient देखनी है। क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, मींस पॉजिटिव होनी चाहिए। ऑप्टिमलिटी टेस्ट ये कह रहा है कि अगर आपका
नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं पहले अभी आप बताएं इस वक्त? सर x1 x2 x1 और x2 उनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके कोएफिशिएंट्स z रो में क्या नजर आ रहे हैं आपको? -5 और -4। यस ये सर अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हम हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल आए, हम आगे नहीं जाएंगे। जबकि इधर ये ऑप्टिमल, ये क्या है? नेगेटिव कोएफिशिएंट्स है। अगर ये नेगेटिव कोएफिशिएंट्स हैं इट मींस आपका स्टार्टिंग सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट का पता चल गया। आपने सिर्फ नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंडर जो कोएफिशिएंट्स हैं z इक्वेशन में उनको देख के बताना है कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, यानी अगर वो पॉजिटिव हैं तो फिर ऑप्टिमल है, अदरवाइज नॉन ऑप्टिमल। और ये रूल है मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव के साथ। और अभी हम इस प्रॉब्लम में हमारा मैक्स z कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये रूल बता रहा हूं। अच्छा, अगर ये ऑप्टिमल नहीं है, ये पता चल गया ये ऑप्टिमल नहीं है, बताइएगा। यस सर। और यस पता सर इसलिए चला, कि नॉन बेसिक वेरिएबल्स के z इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स हैं वो नेगेटिव हैं, इसलिए ये नेगेटिव है सर ऑप्टिमल नहीं है। अब करना क्या है? अगर ऑप्टिमल नहीं है तो आपने इन नॉन बेसिक में से एक वेरिएबल को इस सेक्शन में लेके आना है, मींस बेसिक बनाना है। जाहिर है इस सेक्शन में ये किसी वेरिएबल की जगह लेगा, इट मींस इन बेसिक वेरिएबल में से एक वेरिएबल इधर से लीव कर जाएगा। जो लीव कर जाएगा वो नॉन बेसिक बन जाएगा। ये वेरिएबल जो नॉन बेसिक है इन दोनों में से कोई एक इस सेक्शन में आ जाएगा। तो अगला काम हमारा है एंटरिंग वेरिएबल का डिसाइड करना। एंटरिंग वेरिएबल मीन इन नॉन बेसिक में से कौन सा वेरिएबल एंटर होगा। ये लिविंग डिसीजन, लिविंग वेरिएबल, लिविंग इन सब में से कौन सा वेरिएबल लीव होगा। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगाया, पता चला ऑप्टिमल नहीं है, तो अगला टास्क होगा एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करना और लिविंग वेरिएबल डिसाइड करना। एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा? एंटरिंग वेरिएबल इज द नॉन बेसिक वेरिएबल, यानी नॉन बेसिक वेरिएबल में से ही उन्हीं में से कोई एक एंटरिंग होगा, बेसिक वाला नहीं। हैविंग मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट्स इन द z रो। इधर आपके पास दो नॉन बेसिक हैं, इनमें से कौन सा एंटरिंग होगा जिसका कोएफिशिएंट मोस्ट नेगेटिव होगा। तो बताएं इनमें से मोस्ट नेगेटिव कौन सा है? x1 वाला है या x2 वाला? जी -5 सर। दोबारा से बताइए। x1 सर x2 को है x2, एक कह रहा है x2 और एक कह रहे हैं x1। मैं अभी x1 बताता हूँ सर मोस्ट x1। नेगेटिव का मतलब क्या है। मोस्ट नेगेटिव का मतलब हरगिज नहीं है ये स्मॉलर और ग्रेटर मैग्नीट्यूड नहीं है। अगर आप स्मॉलर और ग्रेटर कहें तो ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है। हमें स्मॉलर और ग्रेटर नहीं देखना, हमें देखना है नेगेटिव जो है साइन किस वैल्यू का, यानी ये जो 5 है और ये 4 है तो -5 मोस्ट नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन के साथ देखने हैवी वैल्यू कौन सी है, तो मोस्ट नेगेटिव, नेगेटिव के साथ जो बड़ा नंबर होगा। तो ये इनकी एक्चुअल मैग्नीट्यूड नहीं हो की बात नहीं हो रही, मोस्ट नेगेटिव है जो नेगेटिव के साथ बड़ी वैल्यू लिखी होगी। तो इट मींस वो जो -4 वाला है वो -4 हमने वैल्यू को ग्रेटर और लेस नहीं देखना बल्कि नेगेटिव को ग्रेटर और लेस देखना है। तो आपका मोस्ट नेगेटिव होगा ये। तो ये एंटरिंग वेरिएबल है आपका, राइट? कोई इशू तो नहीं? सर ये दोबारा बता दें सर। तो सर देखिए आपके पास दो नेगेटिव वैल्यूज हैं, इनमें से मोस्ट नेगेटिव कौन सी है? नेगेटिव तो आपने कह दिया मोस्ट 5 है। नेगेटिव वैल्यू कौन सी ज्यादा है? ये लेस और ग्रेटर के चक्कर में नहीं, नेगेटिव के साथ कौन सी बड़ी वैल्यू है, और वो है 5। समझ आ गई? इसको अगर आप लेस और ग्रेटर के केस में देखें तो ये ग्रेटर है, ये लेस है, वो मैग्नीट्यूड वाइज है। हमने वो नहीं देखना, हमने नेगेटिव वाइज देखना है कि नेगेटिव कौन सा बड़ा है, मोस्ट है, और वो है -5। यानी -8 और -1 मोस्ट नेगेटिव -8 होगा। -3 और -7 मोस्ट नेगेटिव -7 होगा। पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो जी इसलिए सर। हमारा एंटरिंग वेरिएबल होगा ये। हाँ, अगर दोनों सेम आ जाते, ये भी -5 और ये भी माइनस, फिर कौन सा एंटरिंग होना था? सर कोई भी हम उठा लें सर। फिर कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि ये देखें टाइज
आर ब्रोकन आर्बिट्रेरीली। तो आप कोई भी ले सकते हो, आपके पास चॉइस है। अभी चॉइस नहीं है बल्कि साफ नजर आ रहा है मोस्ट नेगेटिव ये एंट्रिंग। तो एंट्रिंग वेरिएबल का डिसाइड हो गया। अब किसका डिसाइड करने? लिविंग। क्यों? इसने इधर Exit एंटर कर होने, किसी ने डिसाइड। लिविंग का डिसीजन थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी। देखते हैं लिविंग का कैसे डिसाइड करते हैं। लिविंग में क्या होगा? अच्छा सॉरी, एक और चीज, जब एंट्रिंग आप डिसाइड कर जाओगे ये वेरिएबल एंट्रिंग है, तो ये सारे कॉलम को हम पिवट कॉलम कहेंगे, मार्क कर देंगे ये पिवट कॉलम। अब आ जाते हैं लिविंग वेरिएबल की तरफ। लिविंग वेरिएबल में सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। आपका प्रॉब्लम मैक्स है या मेन? लिविंग वेरिएबल के लिए रूल है, लिविंग वेरिएबल इज द बेसिक वेरिएबल, यानी इनमें से कोई एक होगा लिविंग। तो बेसिक वेरिएबल में से कौन सा लिविंग है? एसोसिएटेड विद स्मॉलेस्ट रेशियो। तो स्मॉलेस्ट रेशियो तो बाद की बात है, पहले रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें से स्मॉलेस्ट जो रेशियो होगी वो वेरिएबल हमारा लिविंग होगा। तो जरा देखते हैं रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। रेशियो के लिए एक कॉलम इधर बना लें, और ये जो सोल्यूशन कॉलम है, सोल्यूशन कॉलम को डिवाइड करना है पिवट कॉलम से। जो वैल्यूज आएंगी वो हमें बताएंगी रेशियो क्या बनती है। अब देखिए, मैंने सोल्यूशन कॉलम को डिवाइड करना है पिवट कॉलम से, मीन एलिमेंट बाय एलिमेंट। 24 को किससे डिवाइड करूंगा? 6 से। 6 से। तो 24 को 6 से डिवाइड करिए 4। ये 4 रेशियो आई है किस वेरिएबल की? S1। S1 के सामने है ना, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब S2 की क्या रेशियो आएगी? सर 6 आएगी। 6 डिवाइडेड बाय 1। 1 इज इक्वल टू 6। डिवाइड बाय 1, ये आ जाएगी 6। ये आपकी S2 की रेशियो आई। ये क्या आएगी? 1 सर -1। -1। -1 1 आएगी। डिवाइड बाय -1 यानी -1। और ये क्या आएगी इधर? 0 0। सर 0। नो, 2 डिवाइडेड बाय नहीं सर, 0 इन्फिनिटी। जी इन्फिनिटी, सॉरी सर, इन्फिनिटी आएगा। 0 डिवाइड बाय नहीं, 2 डिवाइड बाय 2 0। 2 अच्छा, डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी हाँ, सर। हमने रेशियोज कैलकुलेट कर ली। पहली बात ये है, हमने कहा है स्मॉलेस्ट रेशियो लेनी है, लेकिन कौन सी? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। इट मींस जो नेगेटिव है या इन्फिनिटी है, उन दोनों को इग्नोर करना है। अगर कोई रेशियो नेगेटिव आ जाती है या कोई रेशियो इन्फिनिटी आ जाती है, उसको तो इस गेम से ही निकाल देना है। बाकी रह गई 2 रेशियोज, 4 और 6। हमने कौन सी लेनी है? स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सर। रेशियो। तो स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सा वेरिएबल है? 4 सर, 4 4। 4। वेरिएबल कौन सा है? S1। 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 तो ये आपकी मिनिमम रेशियो है, ये आपकी पिवट रो होगी। जैसे वो पिवट कॉलम सेलेक्ट किया था, पिवट रो सेलेक्ट होगी ये आपकी। अब आपको साफ नजर आ रहा है X1 एंटर हो रहा है और S1 लीव करेगा, ये लिविंग वेरिएबल। और दोबारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा अगली आइट्रेशन के लिए? Z तो उसी तरह रहने दें, S1 यहां से लीव कर जाएगा, S1 लीव्स, ये निकल गया। इसकी जगह क्या आएगा? X1 सर। X1 एंटर्स, ये X1 आ गया। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई। एंटरिंग वेरिएबल का डिसाइड लेंगे, लिविंग वेरिएबल का डिसाइड करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे अगली आइट्रेशन में जो वेरिएबल लीव कर रहा है उसकी जगह पे एंटरिंग वेरिएबल को प्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन क्या करनी है। सर मेरा जी, एक क्वेश्चन है जी। सर, अगर यहाँ पर अगर ये दोनों नॉन नेगेटिव नंबर्स होते सर फर्स्ट आइट्रेशन में, तो सर ये फिर हमें ये स्टेप नहीं करने पड़ने थे आगे? ये दोनों नॉन नेगेटिव? नहीं 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 सर, अगर X1 और X2 की वैल्यू दोनों ही नॉन नेगेटिव आ जाती ऊपर सर, जो मैं फर्स्ट आइट्रेशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना था। नहीं, वैल्यू की बात ना करें, कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं जी सर, इस बार। कोएफिशिएंट्स। तो सर हाँ, जो ऑप्टिमल टेस्टिंग थी सर, जो ऑप्टिमल सोल्यूशन फिर सर हमें मिल जाना था, फिर हमें आगे फॉरवर्ड नहीं करना था, मूव ऑन नहीं होना था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्टॉप कर देना था, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन यही होना था X1 और X2 0। ठीक हो गया।
जी सर। तो आपने इस प्रॉब्लम को उस वक्त तक सॉल्व करते रहना है जब तक कि नॉन बेसिक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव नहीं आ जाते। अच्छा, अब देखें, जरा गौर कीजिएगा, मुझे इसकी कैलकुलेशन में एक चीज और नोट करवानी है आपको, वो ये, जरा इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं। ये S1 S2 S3 है, तो इनके नीचे कंस्ट्रेंट सेक्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स नजर आ रही है, बताइएगा। जी सर आ रही है। और इनके Z में S1 S2 S3 Z में जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या नजर आ रहे हैं? 0 सर। जीरोस। तो माइंड में रखें, अब आपने इस एंगल में इसको देखना है। S1 रो, S1 कॉलम 1 होना चाहिए और नीचे जीरोस। S2 रो, S2 कॉलम 1 होना चाहिए। ये बता रहा है कि 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 किधर होगा और बाकी जीरोस। S3 रो, S3 कॉलम इधर 1 होना चाहिए और बाकी जीरोस। S4 रो, S4 कॉलम 1 और बाकी जीरोस। ये हमें देखा, ये जीरोस होंगे, ना सिर्फ ये जीरोस होंगे बल्कि इन बेसिक वेरिएबल्स के इधर Z में जो ये कोएफिशिएंट्स ये भी जीरोस है। अब मुझे ये बताएं, इस अगली आइट्रेशन में, अभी मैं कैलकुलेट नहीं करने लगा, तो मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है, कहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी? पता क्या होगी? आपका ये बेसिक वेरिएबल पहला था S1, तो S1 1 था। इधर क्या है पहला वेरिएबल? X1, तो X1 और X1 क्या होना चाहिए इधर? 1 सर। 1। और ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए? 0 0 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, जैसे ये S1 जो था, आपने क्या किया, आपने S1 रो और S1 कॉलम, ये आपका कॉलम बना था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। इसी तरह इधर X1 है, तो मुझे इधर 1 चाहिए और ऊपर नीचे क्या होने चाहिए? जीरोस। S2 रो और S2 कॉलम, यहां पे क्या आना चाहिए? 1 सर। 1 सर। और ऊपर नीचे जीरोस आनी चाहिए। सर अब जीरोस। S3 रो और S3 कॉलम, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1 सर। आई थिंक मैं जो बात कर रहा हूं ये होना चाहिए था। फॉलो कर रहे? यस सर। अब यहाँ पे देखिए, आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स शफल्ड फॉर्म में है। क्यों? ये वेरिएबल चेंज होते हैं, ये तो पोजीशन चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब है ये आपका पहला कॉलम है X1, ये पहली आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। ये S2 है, तो S2 के अंडर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम होगा, तीसरा और चौथा। इस तरह आपकी ये शफल्ड फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पड़ी होगी और इन्हीं कॉलम्स के जी में जीरोस होंगे। कोई इशू तो नहीं? नो सर। ये इधर जीरो आना चाहिए, जो टाइपिंग मिस्टेक है, इधर भी जीरो आना चाहिए। अच्छा, ये होना चाहिए, है नहीं। क्यों? हम अपनी मर्जी से तो नहीं इसको कर सकते, वो तो बाय फोर्स हो जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमने सिर्फ ये जो वेरिएबल एंटर हुआ है, इस एंटरिंग वेरिएबल में इसी कॉलम को अगर हम मेंटेन कर लें, ये दूसरी सारी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाए। तो हमें सिर्फ अगली कैलकुलेशन में जो हमें गाइड करेगा, कौन सा कॉलम गाइड करेगा? जो वेरिएबल एंटर हुआ है X1, वो, यानी ये जो पिवट कॉलम है, तो इधर पिवट कॉलम के नीचे ही 1 0 0 0 और इधर 0 लेके आने। ये अगर हम ले आते हैं तो सारी कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। अब आपको गाइड कौन कर रहा है? गाइड कर रहा है कि आपने जो कैलकुलेट करना है, तो उसमें x ये 1 लेके आने और ऊपर और नीचे 0। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम है उनकी जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो सिर्फ किस कॉलम को मेंटेन करना है? जो एंटरिंग वेरिएबल है उस कॉलम को आपने मेंटेन करना है। तो मुझे इधर 1 चाहिए, क्या रो ऑपरेशन होना चाहिए जी बताइए? इधर 1। अच्छा, ये देखें, ये जो फर्स्ट रो है, तो प्रीवियस साइटेशन में फर्स्ट रो को क्या नाम दिया हुआ है हमने? ये फर्स्ट रो है, क्या नाम है इसका? पाइवोट रो सर। पिवट रो। तो ये जो फर्स्ट रो है प्रीवियस साइटेशन में, जो पिवट रो है उसको ओल्ड पिवट रो कहेंगे। और ये जो नेक्स्ट आइट्रेशन में फर्स्ट रो आ रही है, जो एंटरिंग वेरिएबल है,
इस रो को हम न्यू पिवट रो कहेंगे। अब या तो हम ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, या हम लेंगे करंट और न्यू। ओल्ड को मैं करंट कहूंगा और न्यू को तो आपको पता ही है। तो ये रो कौन सी बन रही है? न्यू पिवट रो। और करंट पिवट रो कौन सी है? ये। तो मैंने इधर 1 लेके आना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, पिवट एलिमेंट कौन सा है? पिवट एलिमेंट होता है जो एंटरिंग कॉलम और लिविंग कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, ये पिवट कहलाता है। तो मैं अगर इस रो को, ओल्ड रो को या करंट रो को 6 से डिवाइड कर दूं तो इधर 1 आ जाएगा, यानी पिवट एलिमेंट से डिवाइड कर दूं। रो ऑपरेशन ठीक रहेगा? सूटेबल है? बताइएगा। यस सर, मैट्रिक्स पर है काम है ये तो याद रखें, पिवट रो को कैलकुलेट करने का, न्यू पिवट रो को कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है पूरे सारे सिंपलेक्स मेथड में, वो यही है, न्यू पिवट रो इक्वल टू करंट पिवट रो डिवाइड बाय पिवट एलिमेंट। ये देखें, ये करंट पिवट रो है, ये न्यू पिवट रो है, और फॉर्मूला क्या है? न्यू पिवट रो इक्वल टू करंट पिवट रो डिवाइड बाय पिवट एलिमेंट। अब आपकी करंट पिवट रो कौन सी है? ये वाली। ये आपने 24 तक डेटा लिखना है, इसमें ये सॉल्यूशन वैल्यू भी शामिल रखनी है। ये 24 तक डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट इस वक्त क्या है? 6। अब 6 को हर एलिमेंट से डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आएगा? 6 डिवाइड बाय 6 1, 4 डिवाइड बाय 6 2/3, 1 डिवाइड बाय 6, 0 डिवाइड बाय 6 0, 0 डिवाइड बाय 6 0 0, और 24 डिवाइड बाय 6 4। ये आपकी पिवट रो, न्यू पिवट रो कैलकुलेट होगी। जी बताइएगा, न्यू पिवट रो कैलकुलेट करने का मेथड पता चल गया? यस सर। अब नेक्स्ट देखते हैं। इधर तो 1 लेके आना था और मैंने कहा ये न्यू पिवट रो है, ओल्ड पिवट रो में ये सेल में जो कुछ भी है पूरी रो को उससे डिवाइड कर दे, कम से कम इधर 1 आ जाएगा और ये भी सिस्टम मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि रो ऑपरेशन किया, जबरदस्ती सिर्फ इसी को 1 नहीं किया। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन किसकी होनी है? ये 0 लेके आने और ये जीरोस लेके आने। क्यों? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम है, एंटरिंग वेरिएबल। और ये देखें, तो इधर 0 कैसे आएगा? 0 लाने के लिए भी रो ऑपरेशन लगेगा। और आपके माइंड में बहुत से मेथड होंगे, लेकिन आपने वो मेथड फॉलो करने जो मैं कहता हूँ। वो इसलिए मैंने ऐसा मेथड बताने जो कंप्यूटराइज सॉल्यूशन में आपकी हेल्प करेगा, यानी जनरलाइज्ड फार्मूला बनेगा। तो आप जो मेथड चूज करोगे, लेके तो आना है 0, कोई भी रो ऑपरेशन यूज कर सकते हो, सिस्टम पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो मेथड अडॉप्ट करें जो जनरलाइज्ड हो, जिसमें एक जनरल फार्मूला बना लूं जो जी के लिए भी काम करेगा और इन सब के लिए भी काम करेगा। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है, हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। ये जो न्यू पिवट रो, एक ही रो कैलकुलेट हुई है इस नई आइटरेशन में, एक तो इस रो को रेफरेंस के तौर पे ले लेंगे, यानी इस रो को तो लाजमी यूज करना है रो ऑपरेशन में। दूसरी कौन सी करेंगे? जो रो कैलकुलेट कर रहे हैं उसका ओल्ड वर्जन। अभी मैंने अगर जी रो कैलकुलेट करनी है तो जी का ओल्ड वर्जन ये ओल्ड जी है, जिसको मैं करंट जी कहूंगा। तो कौन सी रो सिलेक्ट हुई इस कैलकुलेट करने के लिए? एक पिवट रो और दूसरी ये रो। अब दोनों रो अगर लेनी है, मुझे 0 चाहिए, तो बड़ी आसानी से देखिएगा, ये -5 मैं अगर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी -5 आ जाएगा। तो ये -5 और -5, उन दोनों में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से, तो 0 आ जाएगा। तो रो ऑपरेशन क्या होगा? 0 जो करंट है, मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये करंट 0, ये न्यू 0। आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ये कैलकुलेट करनी है न्यू 0। कैसे कैलकुलेट करनी है? ये करंट 0 ले ले, ये इधर आ जाएगी। माइनस माइनस इसलिए कर रहे हैं कि पिवट कॉलम कोएफिशिएंट -5 को पिवट रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर -5 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं कि इसका भी पहला एलिमेंट इस करंट रो का -5 होगा, ये भी -5 है, ये इसका पहला एलिमेंट 1 है, ये वाला, तो ये -5 हो जाएगा, ये भी -5, ये -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये +5 हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट -5 -5 और ये 1, तो पहला एलिमेंट -5 आएगा, ये माइनस उसको प्लस कर देगा और वो आपका 0 हो जाएगा।
जी कोई रो ऑपरेशन का समझ आई क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। करंट जीरो कौन सी है? ये वाली, यहां तक, ये आपने लिख दिया, माइनस ये लिखा, जनरलाइज फार्मूला है पिवट कॉलम कोएफिशिएंट। पिवट कॉलम तो ये है, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट किसका है? हम जीरो के बाद में काम करें तो इस कॉलम में जो जीरो का जो कोएफिशिएंट है वो -5, ये वो उठाया। यानी ये पिवट कॉलम कोएफिशिएंट जो है, ये साथ और भी ऐड करें, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ कौन सी रो की बात हो रही है? जीरो। तो पिवट कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ जेड रो। और पिवट रो तो आपको पता ही है, ये न्यू पिवट रो है, ये इधर लिख दें। होगा क्या? ये पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, ये -5 माइनस माइनस प्लस, ये 5 इसके साथ, तो -5 + 5 क्या आ जाएगा? 0। अब ये -4 है, ये +5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 10/3, तो ये सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ करना है, तो -4 इधर क्या आया? माइनस प्लस हो जाएगा, +10/3, ये इधर आप देख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस -5 को, यानी ये प्लस हो चुका है +5, इसको सेकेंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर उसमें ऐड कर रहा हूं इस सेकेंड एंट्री, तो -4 + 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 10/3, एलसीएम निकालें 3 और इनको सॉल्व करें, ये आएगा -2/3। ये आपका सेकेंड एलिमेंट आया। ये नजर आ रहा है -2/3, या छुपा हुआ है इसके पीछे? सर थोड़ा सा ऊपर कर दे सर। तो कैसे इसको किया जा सकता है? ठहरे 1 मिनट, वैसे ही चलेगा। नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा है नजर। यस सर। अब थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ करने, ये -5 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 5 है, 5/6, 5/6 आ गया। 4 एलिमेंट 0 है, +5 मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 ही आएगा, ये भी 0 ही आएगा, ये भी 0 आया। और लास्ट एलिमेंट क्या होगा? 0 +5 +5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। ये आप इधर प्लेस कर दें, ये देखें, ये जो रो आई है ये आपने इधर प्लेस करनी है। क्लियर हो गया पॉइंट? यस यस सर। फॉर्मूला ज़हन में रखिएगा, जिस रो को कैलकुलेट करना है उसका करंट वर्जन यानी ओल्ड वो लेना है, माइनस पिवट रो कॉलम कोएफिशिएंट, उसी रो का पिवट कॉलम कोएफिशिएंट लेना है, और न्यू पिवट रो ये आपके सामने है। अब मैं इसको 0 लेके आना है, फॉर्मूला क्या बनेगा? न्यू S2 रो इक्वल टू, बताइएगा, जी न्यू करंट S2 रो, हाँ नहीं, S2 कॉलम करंट रो S2 की बात हो रही है, पहले Z की थी, तो न्यू S2 रो इक्वल टू करंट S2 रो माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट किसका? S2 का ही, मल्टीप्लाइड बाय पिवट रो, वो पिवट रो आपके सामने एक ही नजर आ रही है। तो मेरा फार्मूला बनेगा, ये करंट S2 रो है, ये न्यू S2 रो है, और हमने क्या निकालना है? ये S2 रो कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या है? करंट S2 रो मींस ये वर्जन 6 तक, माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट कौन सा आएगा इधर? किसका पिवट कॉलम? पिवट कॉलम तो ये है, कोएफिशिएंट किसका लेना है? रो कौन सी बात हो रही है? S2, ये वाला S2। फॉलो किया इस पॉइंट को? यस सर। और पिवट रो तो आपके पास ये है, तो ये देखिएगा, मैंने करंट S2 रो ये सारी उठाई, 6 तक जा रही है, ये देखें 6 तक, माइनस, ये माइनस है, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट किसका? S2 रो का, तो S2 रो का पिवट कॉलम कोएफिशिएंट 1, ये 1, और पिवट रो
ये जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपका ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लेन वही रहेगा, तो यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले ये 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 2 माइनस, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, माइनस 2/3, 2 माइनस 2/3, सिंप्लीफिकेशन के बाद 4/3। थर्ड एलिमेंट 0 माइनस 1/6, 1/6। फोर्थ एलिमेंट 1 माइनस 0, 1, 0 माइनस 0, 0। अब मेरे ख्याल में आप आसानी से कर लेंगे, होगी कैलकुलेट। ये S2 रो आपने इधर प्लेस कर देंगे, तो यहां तक टेबल कैलकुलेट हो गया। अब किसकी बारी है? S3। फॉर्मूला होगा न्यू S3 इक्वल टू करंट S3 माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय पिवट रो। जरा देखते हैं, ये करंट रो, न्यू S3 रो, न्यू S3 रो इक्वल टू करंट S3 मींस ये वाली माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट। पिवट कॉलम ये है, किसका कोएफिशिएंट चाहिए? S3 क्या है? -1। -1। और पिवट रो तो आपके पास ये x1 वाली पिवट रो है, तो ये बन गया करंट S3 रो, ये सारी ले ली। फिर माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट S3 -1। मैंने पहले ही उसको रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है पिवट कॉलम को, -1। और ये पिवट रो, ये वाली पिवट रो। अब आप आसानी से ये साइन चेंज हो जाएगा, 1 + 1 ये 0 हो जाएगा, ये -1 भी है, ये -1 + 1, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता। सर तो S1 कहाँ पे गया सर? कौन सा S1 इसके साथ S1? रिप्लेस टू हुआ है X1 के साथ, तो यहाँ पे S1 कहाँ गए? कहाँ पे x1 की बात आप कर रहे हैं? मैं तो तो S3 रो को रिप्लेस सर रिप्लेस कर आपने रहा हूं। किया ना X1 को S1 के साथ। किसको रिप्लेस कर रहा हूँ कब? वो तो सबसे बहुत ऊपर पहले, वाला सर। वो तो एंट्रिंग वेरिएबल पहले लेके पिवट और रो कैलकुलेट हो गया, उसकी तो कहानी खत्म हो चुकी हुई है। S1 अब कैलकुलेट नहीं होगा? वो तो हो चुका है, ये देखो, नहीं x1 रो कैलकुलेट हो चुकी हुई है, तो हम रोज ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना जो ब्लैंक्स है। ओके सर। अच्छा, यस सर, अब इसमें क्या होगा? -1 ये 0 आ गया, हम इधर 0 लेके आने जा रहे थे, उसी के लिए रो ऑपरेशन ले रहे थे। 1 माइनस माइनस प्लस यानी +2/3, 1 + 2/3, एलसीएम लेके 5/3, एलिमेंट बाई एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट माइनस माइनस प्लस 1/6, तो थर्ड को थर्ड के साथ करें, क्या आंसर आएगा? 0 + 1/6, 0 माइनस 0, 0, 1 माइनस 0, 0, 0 माइनस, सॉरी 0 + 1, क्या कहेंगे ये वाला, 0 माइनस माइनस +1, 1 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, 0। ये क्या होगा? 1 + 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 1 + 4, यही बनेगा 5। तो आई थिंक S3 रो आराम से इधर चली जाएगी। ये कर लें, इट मींस मैं एज्यूम करूंगा कि आपको समझ आ गई है। S4 रो करंट कौन सी है? ये वाली। सर न्यू कौन सी न्यू है? ये वाली। और हमने कैलकुलेट कौन सी करनी है? न्यू एस रो। तो फॉर्मूला क्या होगा? न्यू एस रो सर इक्वल टू न्यू S4 रो इज इक्वल टू करंट S4 रो माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट इनटू पिवट रो सर। पिवट रो, तो वो तो हमें पता है। अब मुझे ये बताएं, करंट S4 रो माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट। पिवट कॉलम कोएफिशिएंट क्या है इस वक्त? 0 सर। 0। कैसे पता चला? ये पिवट कॉलम है और S4 की बात हो रही है, तो पिवट कॉलम में S4 ये 0, ये कोएफिशिएंट। तो
S4 रो इधर से उठाई 2 तक, माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट 0 और ये मल्टीप्लाई करेगा पिवट रो के साथ। पिवट रो आपकी न्यू पिवट रो ये है। जी क्या आंसर ये तो आएगा? 0 आएगी सर। ये तो सारी 0 हो जाएगी। जी जी। ये क्या आएगा? ये सारी यही रो आ जाएगी सेम, और ये आप इधर प्लेस कर दो। सारा कैलकुलेट हो गया। जी सर। इसको अगर मैं गो थ्रू करूं तो मैं जल्दी से इसको गो थ्रू करने लगा हूं ताकि एक दफा रिवाइज हो जाए। वापस आते हैं। यहां थे, ये एंटरिंग था। जो एंटरिंग वेरिएबल है उधर 1 चाहिए और ऊपर नीचे 0, ये मेंटेन कर लें, सारा टेबल सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे इधर 1 चाहिए, तो इसका मतलब है ये पिवट न्यू पिवट रो है, तो इसके लिए तो फॉर्मूला अलग से था, ओल्ड पिवट रो डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट 6। ये देखिए, नो इशू। पिवट रो को कैलकुलेट करने का अलग फॉर्मूला है, ओल्ड पिवट रो या करंट पिवट रो डिवाइड बाय पिवट एलिमेंट। यहां तक तो इशू नहीं है। नो सर। अच्छा, अब हमने जेड रो, और जेड रो मैंने कहा था ये जेड रो भी कैलकुलेट करनी है, ये भी तीनों। तो 4 जो रोज हैं वो एक ही फॉर्मूला होगा, और उसमें एक रो तो कॉमन होगी न्यू पिवट रो, ये तो लाजमी शामिल करनी है। दूसरी कौन सी होगी? जो कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो करंट जी लेंगे, अगर S2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो करंट S2 लेंगे, अदरवाइज पिवट रो तो सब में शामिल होगी। अब ये लेना है 0। मैंने आपको कहा था ये -5 इसके साथ मल्टीप्लाई करें -5 और दोनों को ऐड करें तो ये 0 आ जाएगा, बल्कि ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करें। उसका फॉर्मूला मैंने एक जनरल बता दिया। ये रो कैलकुलेट करनी है, न्यू 0 इक्वल टू करंट 0 माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट इनटू न्यू पिवट रो। ये आपकी कैलकुलेशन है, और इसमें आपको ये चीज पता चल गई होगी, करंट 0 ये है, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट माइंड में रखें, जी की बात हो रही है, ये -5, और इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट S2 रो, वही फॉर्मूला, न्यू S2 रो इक्वल टू करंट S2 यानी ये, माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट यानी ये, मल्टीप्लाइड बाय पिवट रो यानी ये। राइट, तो ये आपकी S2। इसी तरह ये इधर आ गई कैलकुलेशन के बाद। S3 करंट S3 माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, इस वक्त पिवट कॉलम कोएफिशिएंट S3 के इसमें -1 है, सिंप्लीफाई करें, S4 बस देख लें, न्यू S4 करंट S4 माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, और पिवट कॉलम कोएफिशिएंट कौन सा था S4 में? 0। जी, अब सेकेंड आइट्रेशन जब आ गई तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा लगाया था हमने? जब ये स्टार्टिंग आइट्रेशन थी तो सबसे पहला टेस्ट क्या था? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। मैट्रिक्स। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट पता किस पे लगता है? नॉन बेसिक वेरिएबल पहले आइडेंटिफाई करें और उनके कोएफिशिएंट्स देखें। इस वक्त नॉन बेसिक कौन से कोएफिशिएंट है? ये बेसिक है, तो नॉन बेसिक बताएंगे कौन कौन से? सर x2 and x2 वेरी गुड, x2 और S1 सर। s1। तो इट मींस S1 ये कॉलम तो फिक्स हैं, ये तो नहीं जगह चेंज करेंगे। तो आपने अभी कहा x2 यानी ये इसमें मिसिंग है, और s1 वो भी मिसिंग है क्योंकि वो लीव हो चुका है। तो x2 और s1 के अंडर z इक्वेशन में कंस्ट्रेंट इसकी बात हो रही है, तो इसी की z देखनी, ये नहीं देखनी, ये पास्ट का हिस्सा बन चुकी है। अब सर्विस आइट्रेशन की बात होगी,
तो इधर नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं x2 s1, x2 x1। z में कोएफिशिएंट कौन से हैं? इस वक्त फ्रेश आइट्रेशन ये है -2/3 और 5/6। बताएं इज इट ऑप्टिमल और नॉट? नॉट रीजन क्या है? सर, नेगेटिव आ रहा है उसमें। तो देखिए नॉन बेसिक के नीचे पॉजिटिव होंगे तो ऑप्टिमल होगा। इट मींस इस एक नेगेटिव की वजह से ये ऑप्टिमल नहीं रहा, तो इट मींस वही हम बात करेंगे। हाँ, जब ये ऑप्टिमल नहीं है तो एंटरिंग का डिसीजन लेंगे। एंटरिंग होता है मोस्ट नेगेटिव, और मोस्ट नेगेटिव उस सेंस में अगर एक से ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज हो। यहाँ तो है ही एक, तो यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, यही एंटरिंग वेरिएबल होगा। अगर एक से ज्यादा होता तो फिर हम देखते कि उनमें से मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, तो आपका ये एंटरिंग होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो नो सर। सर। और पिवट कॉलम कौन सा होगा? ये पिवट कॉलम है। और अब आपने क्या करना है? x2 एंटर होगा ना, ये x2 एंटर है, ये x2 एंटर। लीव कौन सा है? आपको इधर रेशियो कैलकुलेट करनी है, ये राइट कॉलम में। तो रेशियो किस किस के दरमियान होती है? सॉल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाय फर्स्ट एंट्री कॉलम, एंटरिंग कॉलम या पिवटल कॉलम। आपका रेशियो आएगी ये कॉलम डिवाइड बाय, अब ये कॉलम आपका पिवट कॉलम है, ये एंटरिंग कॉलम है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 2/3, क्योंकि ये 2/3 डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? 3/2 और ये 6 6। यहाँ पे क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय 4/3, वो रिवर्स हो जाएगा। 2 into 3/4 इक्वल टू 1.5। 3/2 यहाँ क्या आएगा? 5 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। नहीं, 5 डिवाइड बाय 5/3 जो कि 3/5 हो जाएगा। हाँ 3 वो आप कैलकुलेट करके बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 2 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ तो कोई नेगेटिव रेशियो नहीं है, इट मींस सब में से देखना है मिनिमम रेशियो कौन सी है। कौन सी मिनिमम है? 1.5 1.5 1.5। कौन सा वेरिएबल इसके साथ एसोसिएटेड है? 4/2 कौन सा वेरिएबल? S2 सर। S2। इट मींस ये मिनिमम रेशियो है और ये आपकी पिवटल रो, और ये बता रही है कि S2 लीव होगा। देखें x1 एंटर का रूल भी हमें पता है, ये रेशियो कैलकुलेट की और जो मिनिमम रेशियो थी वो निकली है S2 की, तो S2 लीव। तो अगले सेक्शन में क्या होगा? और ये पिवट एलिमेंट, जिस तरह से ये पिवट एलिमेंट आया इंटरसेक्शन, अगले सेक्शन में ये देखें S2 अपनी जगह छोड़ेगा क्योंकि ये लीव कर रहा है, x2 इसकी जगह पे आएगा। जाहिर है ये इधर से जब इधर आएंगे ये तो जगह नहीं ना छोड़ता, ये तो उधर ही रहेंगे, सिर्फ होगा कि इनमें से कौन सा आ रहा है। तो ये जगह छोड़ेगा, इसकी जगह पे क्या आएगा? x2 एंटर हो रहा है, S2 लीव, मीन इसकी जगह पे ये x2 आ गया, और बाकी वही है, x1 ये वही रहा, S3 S4 ये वही रहे। सिर्फ क्या होगा? क्या होगा? S2 लीव करेगा और इसकी जगह पे x2 ने आ जाना है। कोई इशू तो नहीं यहाँ पे? नो सर। नो। अच्छा, अब इधर पता क्या किया था? ये जो वेरिएबल एंटर हुआ था उस कॉलम को हमने बेस लेके पूरी कैलकुलेशन की थी। तो इस वक्त इधर कौन सा एंटर हो रहा है? x2। तो x2 कॉलम को बेस लेंगे, यानी x2 ये इधर 1 और ऊपर नीचे जीरोस। इस पॉइंट की समझ आई? सर रिपीट करते हैं। दोबारा देखें, इधर हमने इसको मेंटेन किया था ना, इसको क्यों किया था? क्योंकि x1 एंटर होके इधर आया था, ये वेरिएबल इस सेक्शन में नया आया। जो नया आया वही x1 का कॉलम आपने आइडेंटिटी और ये जीरो मेंटेन करते हुए सारी कैलकुलेशन की थी। ओके, अब यही फॉर्मूला इधर लगाना है। एंटर कौन सा हुआ इधर? ये x1 तो पहले का ही है, ये एंटर हुआ है,
राइट? यस सर। तो x2 एंटर हुआ तो x2 कॉलम ये बन रहा है, ये देखिए ऊपर x2। तो यहां पे आपने 1 लेके आने और यहाँ पे जीरोस, क्योंकि x2 रो और x2 कॉलम में 1 होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो आपकी इधर ये एंटरिंग था तो न्यू पिवट रो ये थी, इधर कौन सा एंटर हो रहा है? x2, तो ये न्यू पिवट रो बनेगी। अब मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। x2 न्यू पिवट रो होगी, नो इश्यू। ओके। अच्छा, अब पिवट रो का फॉर्मूला क्या होता है? ये न्यू पिवट रो है, ओल्ड पिवट रो या करंट पिवट रो डिवाइड बाय पिवट एलिमेंट। तो करंट पिवट रो कौन सी है? करंट पिवट रो ये देखें, क्यों? वो इटरेशन तो पास का हिस्सा होगी। अब ये है करंट, ये करंट डिवाइड किससे करना है? पिवट एलिमेंट। पिवट एलिमेंट कौन सा है? 4/3। 4/3 जो इंटरसेक्शन में आ रहा है। इस रो को 4/3 से डिवाइड करें तो इधर 1 आ जाएगा, बाकी न्यू कैलकुलेशन। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख के रख दी। अब मैंने वो फॉर्मूला नहीं दिखाया, आपको पता है कि क्या होगा, राइट? ठीक है। यस सर, यस। अच्छा, अब आपने क्योंकि इस कॉलम को मेंटेन करना है, क्योंकि ये एंटरिंग वेरिएबल x था, ये 0 लेके आना इधर। तो फॉर्मूला क्या होगा? ये न्यू 0 पिवट रो ने रोल प्ले करना है, और करंट z प्रीवियस आइटरेशन की ये z है, वो तो बहुत पास्ट का हिस्सा है। तो ये करंट, तो फॉर्मूला क्या था? न्यू रो इक्वल टू करंट 0 यानी ये माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट। क्या है वो? 4/3। नो, z की बात हो रही है, z की। -2/3 -2/3। वेरी गुड। तो आपकी फॉर्मूला होगा न्यू 0 इक्वल टू करंट 0 करंट माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट 2/3। z का ये है -2/3 मल्टीप्लाइड बाय ये न्यू पिवट रो। जो रिजल्ट आएगा वो आपका इसमें प्लेस कर दे। फॉलो किया पॉइंट को? यस। अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज समझ नहीं आ रही या चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, उनके लिए याद रखना मुश्किल है, तो उनके लिए कि ये हमने ये जो अभी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ सिंपलेक्स मेथड, हमने नेक्स्ट 6 लेक्चर्स में इसी को बार बार करना है। इतनी दफा ये होना है, आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, अब आपको इधर 0 चाहिए, क्योंकि ये मेंटेन करना था ना आपने, ये 0 चाहिए। ये क्या है? x1। तो x1 रो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, न्यू x1 इक्वल टू करंट x1 ये माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट कौन सा होगा? 2/3 सर। 2/3। इसका मतलब है आपका फोकस है प्रॉब्लम के ऊपर। आपका गुड नेम? मोहम्मद तैमूर मसूद। मोहम्मद तैमूर मसूद। तैमूर। तैमूर का कंट्रोल है, मैं जो जुबानी ये बात कर रहा हूँ फॉर्मूले की। तो ये देखें, न्यू x1 हमने कैलकुलेट करनी है इक्वल टू करंट x1, ये करंट x1 माइनस क्या होता है? पिवट कॉलम कोएफिशिएंट। किसका पिवट कॉलम? तो ये है। कोएफिशिएंट किसका? x1 का। ये x1 के सामने ये 2/3 मल्टीप्लाइड बाय न्यू पिवट, ये आपके सामने है, ये लिख देनी है। सॉल्व करेंगे, ये रो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक हो गया? अब किसकी बारी है? S3 की। S3। फॉर्मूला क्या होगा? कोई स्टूडेंट मुझे बताए, फॉर्मूला क्या होना चाहिए? S3 न्यू S3 इक्वल करंट S3 ठीक है, माइनस माइनस पिवट कॉलम इनटू पिवट रो। इनटू पिवट रो। कॉलम तो पिवट कोएफिशिएंट कॉलम क्या होगा? पिवट कॉलम इस टाइम पे क्या है S3 के केस में? S3 का है तो 5/3। 5/3। आपका गुड नेम? गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा। ये आपका भी इस पे ग्रिप है, आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो देखें, न्यू S3 होगा करंट S3, इस रो को उठाओगे माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, पिवट कॉलम ये है S3 5/3 इनटू न्यू पिवट रो। जहन में रखना, ये न्यू पिवट रो थी, ये मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर आएगा न्यू S3 रो। S4 रो करंट S4
माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट क्या है वो? 1 1 सर। 1 1 सर, मल्टीप्लाइड बाय किस रो को मल्टीप्लाई करना है? जो न्यू बनी है लो न्यू न्यू पिवट पिवट रो कौन सी है? S3 न्यू पिवट, न्यू पिवट रो S3 कौन? S3 न्यू नो नो नो, पिवट रो तो एक ही थी, यही सब में रोल प्ले कर रही है। x2 वाली सर। हाँ, ये वाली रो। X2 तो सर, हाँ x2, ये आपको ये भी क्या, अब देखिए ये सारी आइट्रेशन कैलकुलेट हो गई। जब आइट्रेशन कैलकुलेट हो जाती है तो फिर कौन सा टेस्ट लगाते हैं? ऑप्टिमल सर। ऑप्टिमल टेस्ट, ऑप्टिमलिटी। ऑप्टिमल टेस्ट, वो ऑप्टिमलिटी टेस्ट कहाँ पे लगेगा? नॉन बेसिक वेरिएबल। इस वक्त नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं? ये बेसिक है। नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं? S1 सर S2 S1 S1 S2। तो अब S1 और S2 कॉलम के अंडर आते हैं इस आइट्रेशन में। Z में क्या है? 3/4 1/2। पॉजिटिव है या कोई नेगेटिव भी है? पॉजिटिव पॉजिटिव है ही है सर जी सारे। पॉजिटिव है। इट मींस आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ चुका है, राइट? सर। यस सर। और यस सर, सॉल्यूशन को पढ़ते कैसे हैं? सॉल्यूशन को पढ़ेंगे x1 3, x2 3/2 को 1.5 कहते हैं, 1.5, S1 0, S2 0, S3 5/2, S4 1/2। ठीक हो गया? यस सर, और ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। और ऑप्टिमल वैल्यू कौन सी होगी? Z इक्वल टू 21 21 सर, 21। ये आपकी ऑप्टिमल वैल्यू और ये सॉल्यूशन। और नॉर्मली माइंड में रखें, हमने जो सॉल्यूशन में 6 के 6 वेरिएबल्स बताए हैं, सॉल्यूशन तो वही है ऑप्टिमल, लेकिन उसमें हमारा मेजर कंसर्न किसका है? डिसीजन वेरिएबल। क्योंकि मॉडल में x1 और x2 प्रोडक्ट्स हैं, S1 S2 S3 S4 तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वेरिएबल थे। तो आपने एक्चुअली आंसर क्या करना है? ये आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाउंड, स्टॉप कर देने। और ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिर्फ वही वेरिएबल्स बताएंगे काफी हैं। x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 3/5 मीन 1.5, और 1.5 ऑप्टिमल वैल्यू क्या है? z इक्वल टू 21। इतना ही 21 आंसर कर देना काफी है। समझ आइए आपको? जी, सर ऑप्टिमल सॉल्यूशन का दोबारा बता दें सर। ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेते होते हैं, देखें ये वेरिएबल बेसिक हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल्स इसमें जो मिसिंग है वो S1 S2 है। तो S1 और S2, ये S1 और S2, इनके कॉलम में Z कोएफिशिएंट देखने हैं, ये वाले, ये पॉजिटिव है। अगर एक भी नेगेटिव होता तो हम कहते हैं नॉट ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल जरा इस यहां से देखें, इस वक्त नॉन बेसिक ये थे, इनके अंडर कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव, ऑप्टिमल नहीं है। जब ये इटरेशन आ गई तो इस वक्त नॉन बेसिक थे x2 मिसिंग, x2 और S1, x2 और S1, इनके नीचे देखें ये कोएफिशिएंट, ये एक नेगेटिव है, इसलिए ऑप्टिमल नहीं हुआ। तो इस वक्त नॉन बेसिक है x2 और S1 इस आइट्रेशन में, जबकि एक के कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए ऑप्टिमल नहीं है। जबकि इस आइट्रेशन में आपके S1 और S2 नॉन बेसिक है, मींस ये वाले, तो इनके नीचे दोनों पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स आ चुके हैं, ऑप्टिमल। पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। और दूसरा, मैं सिर्फ नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट देख रहा हूं, दूसरे कोएफिशिएंट देखने की जरूरत नहीं है, वो जीरोस ही होंगे। ये देखें रिमेनिंग, जब मैंने इसकी बात की थी ये दो नॉन बेसिक थे, तो रिमेनिंग जीरोस। जब मैंने इस दो को कहे थे नॉन बेसिक, तो दूसरे क्या थे? जीरोस। तो इसलिए उनकी बात करने की जरूरत नहीं। जी, पॉइंट क्लियर हुआ? यस यस सर, सर। ये अच्छा, टेस्टिंग अब हमने तब तक करनी है सर जब तक ऑप्टिमल टेस्ट पास नहीं होता। पास नहीं होता सर, हाँ, तब तक जब सर। तक के नॉन बेसिक वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट हैं Z रो में, वो पॉजिटिव नहीं आ जाते। अच्छा, ये रूल है मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ। आगे जाके मिनिमम ऑब्जेक्टिव का करूंगा, उसमें रूल चेंज हो जाएगा। इसमें यह है कि जब तक कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं आ जाते, ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव के लिए। मिनिमम ऑब्जेक्टिव में होगा जब तक के कोएफिशिएंट्स नेगेटिव नहीं आ जाते, वो उलट, वो जब आएगा तो उस वक्त हम उसको देख लेंगे। ठीक है? ओके सर। ये रूल जो मैं बता रहा हूं ना कि कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का केस है। अच्छा, अब देखें, मैं अगर इसको ग्राफ के साथ रिलेट करूं, इस वक्त x1 और x2 क्या है?
इस आइट्रेशन में, बताइएगा। 0 x1 और 0 x2 सर। 0 0। तो आप जरा ग्राफ देखिएगा, ये 0 0, ठीक हो गया। अगली आइट्रेशन देखते हैं। इस आइट्रेशन में x1 x2 की क्या वैल्यू है? x1 6 x2 0 सर। x1 6 कैसे हो गया? 6 नहीं सर, 4 सर। हाँ, x1 4 और x2 क्या x2 है? 0 सर। 0। जरा देखिएगा, हम इधर से ये x1 4 और x2 क्या है? 0, दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे नहीं चले गए? यस सर। तो असल में हम सिंप्लेक्स मेथड को अलजेब्राइक वे में मैं उधर से दिखा रहा हूं कैसे चले गए हैं। अब आगे भी आते हैं, एक आइट्रेशन और गई। इस वक्त सॉल्यूशन क्या है? x1 क्या है? 3 सर। 3। x2 क्या है? 1.5 सर। 1.5। तो मींस आपने ये पॉइंट चला गया और यहां पे जाके आप स्टॉप कर दिया क्योंकि ऑप्टिमल आ गया। हुआ ये, फर्स्ट आइट्रेशन में आपके पास x1 x2 थे 0 0, लेकिन ऑप्टिमैलिटी कंडीशन ने कहा ये ऑप्टिमल नहीं है। माइक माइक जरा बंद कीजिएगा, माइक बंद है। तो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन ने बताया कि ये ऑप्टिमल नहीं है। इट मींस हम अगली आइट्रेशन सॉल्व करेंगे। जब अगली आइट्रेशन सॉल्व किया तो इसका एडजेसेंट पॉइंट ये आया 4 और 0। हमने ऑप्टिमैलिटी कंडीशन टेस्ट की, पता चला अभी भी ऑप्टिमल नहीं है। तो हमने इस आइट्रेशन से एक और आइट्रेशन सॉल्व की और सॉल्यूशन आया 3 1.5। हमने ऑप्टिमैलिटी लगाई, पता चला ऑप्टिमैलिटी अचीव होगी। हमने कहा यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और देखें, हमें ये पॉइंट एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये है बेनिफिट आपका सिंप्लेक्स मेथड का कि आपको मिनिमम अटेम्प्ट्स में उसने सॉल्यूशन दे दिया। पॉइंट क्लियर हुआ? यस यस सर। तो मैंने आपको उस वक्त कहा था कि मैं ग्राफिकल मेथड आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी चीजें जो अलजेब्राइक में नजर नहीं आ रही होंगी, मैं ग्राफिकल मेथड में जाके आपको दिखाया करूंगा। अब वो पॉइंट, मेरी बात की समझ आई मैं क्यों ऐसे कह रहा था? यस यस सर। जी। अब आपका ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है और आपका 3:11, 4 मिनट्स लेफ्ट है आपके। कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन कर लें। आ गई है। सर ग्राफ क्लैरिटी क्वेश्चन था सर। जी बताएं। सर वो जब कंडीशन लगती है कि कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई है या नहीं, वो हम पुट 0 0 करते हैं। अगर अच्छा बात 0 सुनिए, पुट करें तो आपका कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होती है, लेकिन आपका अगर नाम, 0 उससे ना होती हो, एक मिनट, हम आपका कोई नाम, और लेते हैं, तो आपका वो नाम? सर ओरिजिन से दूसरी तरफ जाएगी। जवाब यार, सर की बात तो सुन लो। मैंने कहा आपका गुड नेम जवाद हुसैन। क्या? जवाद हुसैन सर। जवाद हुसैन। अच्छा, अब क्वेश्चन बात करें। अब आप असाइनमेंट से रिलेटेड या क्विज से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं? यस सर, वो पूछ रहा था मैं। अच्छा, ये लेक्चर आज का वैसे खत्म हो गया है। जो जिन स्टूडेंट्स की नेक्स्ट क्लास है, अगर वो लीव करना चाहें तो लीव कर सकते हैं। मैं इधर मौजूद हूं, मैं अभी जवाब को आंसर कर रहा हूं। अगर आप भी ज्वाइन करते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो अगर किसी की क्लास है वो 3:15 पे वो स्विच कर सकता है। अगर ज्वाइन भी करना चाहे, हमें ज्वाइन करता रहे, कोई इशू नहीं। जी जवाब, अब क्वेश्चन करें। सर कंस्ट्रेंट की जो कंडीशंस जी कंस्ट्रेंट की जो कंडीशंस होती हैं जिसमें हम 0 0 पुट करते हैं सेटिस्फाई करने के लिए या कोई और, तो मैं ये पूछ रहा था, अगर हम 0 0 पुट करते हैं तो वो स्पेस ओरिजिन की तरफ जाती है। अगर हम कोई और ठीक पुट है। करें कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएगी सर। नहीं, ऐसा नहीं है। और रीजन को अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो उसका मतलब है उस लाइन के निचले वाले सेक्शन में कोई भी पॉइंट ले वो भी सेटिस्फाई करेगा। और अगर उस लाइन के अबव दूसरा पॉइंट लेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ओरिजिन ने डिसाइड कर दिया है। फॉलो करें इस पॉइंट को। यस सर, कर रहा हूँ। यानी अगर आपने ओरिजिन लिया और वो सेटिस्फाई कर गया तो स्टोरी खत्म, आपको हर चीज का पता चल गया। अब आपको ये पता चला उस लाइन के नीचे ओरिजिन को आपने सेटिस्फाई किया है, इसका मतलब है उस लाइन के नीचे अगर और पॉइंट्स भी लेंगे 100% वो सेटिस्फाई करेंगे। ये ओरिजिन ने हमें बता दिया है।
और दूसरी बात वो ये भी बता देगा कि उस लाइन के अबव जितने भी पॉइंट्स हैं, ओरिजिन ने हमें गाइड कर दिया कि वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्यों? एक ही डायरेक्शन हो सकती है, या नीचे या ऊपर। क्लियर है पॉइंट? ओके सर, ठीक है जी। और कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहे? Yes, sir. सर कैन आई ऐड समथिंग? जी जी बिल्कुल ऐड करें। जैसे सर जी, जब देखिए हमारा जब इक्वालिटी के आगे नॉन जीरो आ जाता है, तो फिर हम सबसे पहले सर जी इजी वे है ना कि हम जीरो से सर जी उन्हें फाइंड कर सकते हैं, ओरिजिन रख सॉरी, के दोनों को। इक्वालिटी के आगे क्या आ जाए? नॉन जीरो। नॉन जीरो आ जाए, कोई भी नॉन जीरो आ जाए, ठीक है, तो फिर दो हमारे पास सर जी इजी वे होता है ना कि जीरो रख के हम उसे यूज कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसी वे है। एक को जीरो लें, दूसरा खुद ब खुद निकल आएगा। यस सर, ऑटोमेटिकली। हाँ, तो फिर दूसरे को जीरो ले तो ये भी निकल आएगा, मतलब कि नॉन वो भी जीरो होना निकल आएगा। लाजमी है अगर जीरो यानी रखना है। इसमें लाइन आसानी से प्लॉट हो जाएगी। अगर राइट हैंड साइड जीरो है तो उसमें भी आधा काम हो गया कि एक पॉइंट आपका ओरिजिन है, उसको तो यस सर, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। दूसरे पॉइंट में फिर आप सपोज करके करोगे। ठीक है। और सर जी एक पॉइंट जो होता नहीं है तो फिर उसका सर जी और रियल नंबर्स होता है ना एक पॉइंट क्या? सर जी, जिसमें x1 होता है या x2 नहीं होता, तो उसका एक पॉइंट और रियल नंबर्स होता है हाँ, ना। उसमें अगर x1 है और x2 नहीं है तो x2 ना होने का मतलब जीरो नहीं है, बल्कि x2 है माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी तक ये और रियल आपकी नंबर्स। बनेगी। यानी ये x1 अगर मौजूद है तो इट मींस x1 ये वो आपकी वर्टिकल लाइन बनेगी। ठीक यस है? सर, वर्टिकल लाइन। अगर x2 मौजूद है, तो x1 नहीं है, हॉरिजॉन्टल, तो x1 ऑल होंगे तो वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन। जी। और कोई स्टूडेंट? सर जी हमारी असाइनमेंट में क्वेश्चन था ना समथिंग, ये हाँ बिल्कुल था। सेकंड वाला क्वेश्चन यही था। हाँ बिल्कुल। अभी Excuse me, नोट sir. करें, अगर मेरी बात सब सुन रहे हैं, कोशिश करें, आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि क्विज़ेस में कॉपी ना किया करें, चीटिंग ना करें, असाइनमेंट में भी चीटिंग ना करें। अदरवाइज मुझे बहुत दुख होगा जीरो लगाते हुए, और लगेगा जीरो ही, ये माइंड में रखिएगा। सर अटेंडेंस लगी? अटेंडेंस मैंने कहा जूम से मैं ले लूंगा, जूम से आपकी पूरी पिक्चर आ जाती है। अगर कोई डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, दोबारा कनेक्ट होता है, वो भी समरी आ जाती है पूरी, हमें टोटल टाइम का पता चल जाता है। ओके Excuse me, sir. हाँ सर। सर जी लीव कर दें? हाँ, जो लीव करना चाहता है कर जाए। सर मेरा एक लेकिन क्वेश्चन था सर। हाँ जी, जो क्वेश्चन आपका गुड नेम? वलीद खान सर। वलीद। अच्छा, आपका सेशन अभी कर लेते हैं। कोई और स्टूडेंट तो नहीं क्वेश्चन करने वाला? सर उसके अलावा भी एक यस क्वेश्चन है। सर। जी, जरा क्वेश्चन Yes, करिए sir. तो आखिर में। वलीद, आगे क्लास तो नहीं है आपकी? नो सर, मेरी कोई क्लास नहीं है। अच्छा चलो, आप इधर ही स्टे करें। जी, क्वेश्चन करें और स्टूडेंट। जी, कौन करना चाह रहा है क्वेश्चन? सर मैंने ये पूछना था, जो मैक्स या मिन जी है, उसमें जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं हमारे ग्राफ में निकले होते हैं, वो सारे चेक करने जरूरी होते हैं, या जो सोल्यूशन हमें लगता है वो चेक करके हम उसका सोल्यूशन लिख दें? देखें, जैसे ये क्लोज रीजन है। सर बाकी जा सकते हैं सर? हाँ जा सकते हैं, मैंने कहा लीव कर सकते हैं। क्लास खत्म हो चुकी है, लीव कर जाएं। जो मुझसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं सिर्फ वही स्टे करें, बाकी लीव कर जाएं। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है, आपका अगर क्लोज रीजन है ना, तो आप सारे पॉइंट्स पुट करो। अगर मिनिमम का है, जो मिनिमम जी वाला है वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और अगर मैक्सिमम का क्वेश्चन है तो जो मैक्सिमम जी के साथ है वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ये तो क्लोज रीजन में। अगर क्लोज रीजन नहीं Yes, है, sir. कोई ओपन एंड भी है, तो फिर ये पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने वाला मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपका आंसर किस डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो फिर अभी वलीद का जो क्वेश्चन है उसको मैं एड्रेस करूँ। अच्छा वलीद, जरा इसको जरा नोट कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी स्लाइड को हम देखते हैं। ये देखें, मुझे फर्ज करें मैंने एज्यूम कर लिया कि जी से करना है, तो जी मेरे पास ये है। मैं अपनी तरफ से कोई भी जी एज्यूम करके एक प्लॉट कर सकता हूं। उससे सिर्फ लाइन के डिस्टेंस का होगा। लाइन इधर बन सकती है, इधर बन सकती है, स्लोप नहीं चेंज होगा, क्योंकि 5 और 4 ये स्लोप को चेंज करते हैं। ये 5 और 4 फिक्स्ड है, एक ही बनेगा। तो कुछ भी सपोज कर सकते हैं। मैंने सपोज किया 25। अब तो लाइन ड्रॉ हो सकती है ना? यस सर, हो सकता। अब आप एक को जीरो लें, दूसरा पॉइंट निकल आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। या आप x1 को खुद भी कोई भी सपोज कर लें, दूसरा x2 निकल सकता है। दोनों मेथड। मैंने क्या किया, मैंने x1 को 1 सपोज किया। आप वो ऐसे कर सकते हैं, इसको जीरो लें, वो भी ऐसे लाइन बन जाएगी।
नो इशू, ठीक है, फॉलो करें पॉइंट को? यस सर। अच्छा, अब आपका x1 1 है, अब 1 पुट करके कैलकुलेट करें, x2 5 आ जाएगा, तो मींस ये जो z प्लॉट कर रहे हैं उसका एक पॉइंट आया। अगर मैं x1 को 0 लेता तो पॉइंट इधर आना था x2 के इधर, ठीक है ना, यस x2 को सर। मैं 0 लेता तो पॉइंट इधर इंटरसेक्ट होना था, फिर मैंने लाइन ड्रॉ, तो मैंने उसके अलावा दूसरे तरीके से पॉइंट ही तो लेने हैं ना, लाइन ये है, तो कोई भी एक सपोज कर लें, दूसरा ऑटोमेटिकली निकल आएगा, तो मैंने 1 सपोज किया। हाँ, सपोज ये करना है कि ये जो रेंज है ना, ये 1 2 3 4 5 6, तो आपके x1 उसके अंदर अंदर ही होना है, ये तो नहीं आप x1 10 सपोज कर लो, वो तो यहाँ कहीं जाके बनेगा, वो तो ग्राफ से बाहर चला गया, तो ग्राफ के अंदर वाला ही पॉइंट सपोज करना है, ठीक है। ओके सर। सर ये आप सिर्फ हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए लेते हैं, ये जो हाँ सपोज करते हैं हम सर लास्ट में बिल्कुल, बस। आपने सिर्फ देखना है कि आपका वो z किधर प्लॉट होगा, ताकि स्केल रख के पॉइंट को ढूंढना है आपने, ठीक है। ओके सर, क्लियर हो ये गया। x1 लिया, ये प्लॉट, इसी तरह एक और पॉइंट लिया x3, x1 3 ले लिया, एक और पॉइंट ले लिया, यानी एक तो मैंने x1 1 लिया तो मेरा x2 ये आया, अब मैं x1 3 लिया तो x2 क्या निकला 2.5, वो यहां बना, इन दोनों को मिला दूं z बन गई। यस सर। अब z को और सपोज करके हमें मैक्सिमम z चाहिए, हमें देखना है कि z इंक्रीज किस डायरेक्शन में हो रही है, इधर हो रही है या इधर हो रही है। अब मैं सपोज करूंगा z को 19 कम ले ली जरा, तो ये भी पता चल जाए ना किस किधर कम हो रही है, पहले 25 लिया था तो ये आई, अब 19 लिया, तो अगर तो इधर लाइन बनी नीचे, तो इट मींस इधर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इधर हो रहा है, ठीक हो गया। यस सर। तो जरा देखते हैं, 19 x1 1.5 लिया, जैसे मैंने कहा था कोई भी सपोज कर सकते हो, x2 आपका ये मिला, आपके पास ये पॉइंट आया, दूसरा x1 आपने अब 2.5 सपोज किया, दूसरा 1.6 आया, आपके पास ये पॉइंट आया, इन दोनों को ज्वाइन करो तो इट मींस देखो ये यस लाइन सर, पैरेलल डिक्रीज है, हो रहा है। इसका मतलब इंक्रीज इधर हो रहा है, आपने अब स्केल पकड़ना है, इधर रखना है स्केल को, ऐसे इधर मूव करना है, तो कौन सा पॉइंट आखिरी टच होगा, ये वाला, ठीक है। यस या सर। ये जो z आ गया, अब अगर आप स्केल इसी के पैरेलल इधर रख दो, या ओरिजिन से चलाओ इसी के पैरेलल, इसके पैरेलल ये बनेगी लाइन इधर ऐसे, और इसको चलाओगे ऐसे मूव करते जाओ, पहले ये पॉइंट आएगा क्योंकि अभी भी रीजन है, ये पॉइंट आखिरी पॉइंट ये टच करता हुआ जाएगा, ये मेथड था ड्रैग करके, ओके सर। ठीक हो गया। बाकी अगर यूनिवर्सिटी में आना हुआ तो फिर मैं आपको ऊपर ग्राफ पेपर के ऊपर भी स्लाइड करके दिखा दूंगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई और और क्वेश्चन सर करना चाह रहे? जी जी। सर जो कॉन्स्टेंट्स हमें दिए होते हैं वहाँ पर हम x1 या x2 कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं, मतलब जीरो के अलावा कोई भी आ जाए। हाँ बिल्कुल, कोई भी कर सकते हैं, वो आसानी के लिए कहा था कि x1 0 ले लें तो जल्दी लाइन ड्रॉ हो जाती है, कोई भी ले सकते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन है, अगर आप इस रीजन के अंदर लाइन गुजर रही है, आप कोई सपोज करते हो तो डेफिनेटली दूसरा पॉइंट उसी लाइन का ही निकलेगा, दोनों को ज्वाइन करें तो लाइन बन जाएगी। ओके सर। ठीक हो गया जी। क्लियर है अगर कोई, सर। हाँ जी, और स्टॉप कर दूं या कोई और क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? नो क्वेश्चन, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।